हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एरोजन एंड डिपोजिशन बाय रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर से या फिर उनके बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि खासकर ग्लेशियर जो है वो एरोजन और डिपोजिशन की वजह से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉर्म करते हैं। इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। आप सभी जानते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो हाई माउंटेन पीक्स पर जो आइस के फॉर्म में वाटर हमें स्टोरेज देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े आइस शीट्स होते हैं या फिर आइस के माउंटेन हमें देखने को मिलता है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में या फिर पिक्चर्स वगैरह में हिमालयस में या फिर आर्कटिक अंटार्कटिक में देखा होगा, तो वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पर होते हैं, क्योंकि वहां पर एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ही कोल्ड होता है। तो वहां पर आइस के फॉर्म में जो है वाटर स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके के ग्लेशियर्स जो है वहां पर फॉर्म होते हैं। तो इन ग्लेशियर्स की वजह से किस तरीके से एरोजन और डिपोजिशन होता है लैंडफॉर्म्स का, उन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लेशियर है क्या। देखिए, ग्लेशियर्स आर मास ऑफ आइस मूविंग अंडर इट्स ओन वेट। दरअसल ये कई बार स्टैग्नेट भी होते हैं और कई बार मूव भी होते हैं, क्योंकि रिवर कोर्सेस पर जो है वो ज्यादातर होते हैं। और आजकल के ज़माने में जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ग्लेशियर जो है वो कॉन्स्टेंटली मेल्ट हो रहे हैं और वो जो है मेल्ट होकर रिवर्स में जो है या फिर ओशंस में जो है वो आ रहे हैं। इसीलिए ओशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी एनवायरमेंट के सेशंस में बात किया हुआ है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसी ऐप में आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सेशंस में वहाँ पर हमने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी के बारे में बात किया हुआ है। तो ग्लेशियर जो है वो मास है, एक यानी कि एक बड़ा सा एक आप कह लें, एक डिपोजिशन कह लें या फिर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो कि आइस से बना हुआ है और वो अपने ही वेट पर जो है मूव हो रहा है। दे आर कॉमनली फाउंड इन स्नो फील्ड्स, आर्कटिक, अंटार्कटिक या फिर हिमालय जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पर हैं। तो इस तरीके के रीजन्स में हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। भाई, तो ये ग्लेशियर्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जहां पर भी थोड़ी बहुत ठंड हो वहां पर ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, बिल्कुल नहीं। अ ग्लेशियर फॉर्म्स इन एन एरिया वेयर द अक्यूमुलेशन ऑफ स्नो एक्सीड्स इट्स अबलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अबलेशन, व्हिच इज मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन ओवर मेनी ईयर्स, ऑफन सेंचुरीज। जहां पर स्नो का अक्यूमुलेशन होना उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, उनके सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होना या फिर गैसियस फॉर्म से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज होना, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो उनके इस फिनोमेना से जो है हद से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। वहां पर इतनी ठंड है कि स्नो का अक्यूमुलेशन जो है वो हद से ज्यादा हो चुका है। सेंचुरीज बर सेंचुरीज, कई हजारों 100 साल हो चुके हैं वहां पर इसी तरीके से फिनोमेना कंटिन्यू हो रहा है। तो वहीं पर ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। Glaciers covers over 10% of the Earth's land surface and they are the largest freshwater reservoirs of the Earth। जाहिर सी बात है कि अर्थ का एक अच्छा खासा पार्ट जो है वो फ्रोजन है। तो 10% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो ग्लेशियर्स है और ज्यादातर अच्छा खासा हिस्सा भी जो है जो कि फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि फ्रेश वाटर ज्यादातर लेक, रिवर्स में ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन ग्लेशियर्स ऑल्सो फॉर्म वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये ग्लेशियर्स के बारे में थोड़ा बहुत है। तो आइए जानते हैं कि इन्हीं के बेसिस पर, ग्लेशियर्स के बेसिस पर किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ग्लेशियर्स दे कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए, जहां कहीं पर भी सब्लिमेशन और मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा स्नो का अक्यूमुलेशन है वहां पर ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ माउंटेनियस रीजन्स पर ही हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार जो है हमें प्लेन्स के रीजन में भी ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल आर्कटिक और अंटार्कटिक, वहां पर ज्यादातर माउंटेन्स हो या ना हो, लेकिन वहां पर ठंड जो है वो हद से ज्यादा होती है। मेल्टिंग और सब्लिमेशन के प्रोसेस से जो है स्नो वहां पर ज्यादा अक्यूमुलेट होती है, तो वहां पर भी ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के बेसिस पर ग्लेशियर्स किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और पाइडीमोंट ग्लेशियर्स, दे मूव टुवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये प्लेन एरिया में आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल रीजन्स में इस तरीके से हर डायरेक्शन में जो है ग्लेशियर इस तरीके से फैलते हुए ही जाते हैं, तो इन्हें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहा जाता है। दूसरा जो है वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स, यानी कि ज्यादातर जो हम पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, ज्यादातर जिस ग्लेशियर्स के बारे में जब हम बात करते हैं वो इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। मूव्स फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर, ज्यादातर माउंटेनियस रीजन्स में ही हमें ये इस टाइप ऑफ ग्लेशियर्स जो है माउंटेन ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो ये दो मेजर टाइप ऑफ ग्लेशियर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो आइए इनके द्वारा जो है किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी कि घटाव की वजह से, घटने की वजह से, इनके मूव होने की वजह से या फिर इनके आने की वजह से किस तरीके से एरोजन हो सकता है और किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। सबसे पहला सिर्क और कॉर्रिस जिन्हें कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से
एक पूरे माउंटेनियस रीजन पर कॉन्स्टेंटली बर्फ का इस स्नो का अक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पर सॉइल का इरोजन हो रहा है और इस तरीके से एक यूनिक लैंडफॉर्म वहां पर हमें फॉर्म देखने को मिलता है, तो इन्हें कॉर्रिस भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है हैंगिंग वैलीज और यू शेप्ड वैलीज, इन्हें जॉर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं यू शेप का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी ज्यादातर ग्लेशियर्स की वजह से ही आता है, क्योंकि आसपास के कॉन्टिनेंटल या फिर माउंटेनियस रीजन्स में हमें कई ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे और ज्यादातर उनके फ्लो की वजह से जो है इस तरीके से छोटे बहुत वैलीज हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है वो है हॉर्न्स और अरेटस, जिन्हें हम कहा जाता है, यानी कि हॉर्न्स की तरह ये होते हैं, तो ये भी यूनिक एक लैंडफॉर्म जो है, खासकर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। देखिए जाहिर सी बात है कि इस तरीके का माउंटेनियस रीजन होगा वहां पर, लेकिन ज्यादातर ग्लेशियर्स के आने की वजह से, कांस्टेंट स्नोफॉल की वजह से या फिर स्नो एक्युमुलेशन की वजह से इरोजन होने के बाद ये कुछ हॉर्न की तरह जो है हमें देखने को मिलता है, तो इन्हें हॉर्न्स भी कहा जाता है। तो ये 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशियर्स की वजह से जो बनते हैं। और आखिर में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जैसा कि मैंने कहा कि एरोजन अगर एक जगह पर हो रहा है तो वो डिपोजिशन किसी और जगह पर हो रहा है, तो ग्लेशियर्स की वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मोरेन्स, जिन्हें हम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों रूट्स जो है वो अलग हो चुके हैं। यहाँ पर एक माउंटेनियस रीजन है, तो इन दोनों रूट्स को भी जो है ज्यादातर डिपोजिशनल ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं नीचे आते हैं, या फिर स्नो का जो एक्युमुलेशन से ज्यादा होता है, तो इस तरीके से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म जो खासकर इस ग्लेशियर के डिपोजिशनल की वजह से होता है वो है एस्कर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी सी जो लाइन है जो इन दोनों रीजन्स को काट रही है, डिवाइड कर रही है, इसे हम एस्कर कहेंगे। तो ये भी ज्यादातर ग्लेशियर्स की ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की वजह से बना हुआ है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।